इस क्विक रिवीजन वीडियो को देखने के बाद आप इससे एसोसिएटेड बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यही इसका पर्पस है। अगर इससे पहले आपने बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चन किए हैं और आपको उनमें परेशानी आई है तो पहले आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और अगर आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं और आप उन्हें करने वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्विक रिवीजन वीडियो को देखने के बाद और फिर अपना बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करें। यही इसका पर्पस है कि आपकी थ्योरी और बिगनर बॉक्स के क्वेश्चंस के बीच का जो गैप है उसे हम कम कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन एक्सरसाइज फॉर बिगिनर बॉक्स 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी नीट हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग अ सेल व्हेन करंट इज सप्लाइड टू इट द टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईएमएफ V इक्वल टू ई प्लस आई आर। ए ऑप्शन है हमारे पास। सो V ग्रेटर देन ई। बी ऑप्शन लेस देन ई एम एफ, इक्वल टू ई एम एफ, नन ऑफ दीज। तो चार्जिंग ऑफ सेल के टाइम पर हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो बेसिकली लेस देन ई एम एफ होता है या ग्रेटर देन ई एम एफ होता है। तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन ई एम एफ होता है, तभी चार्जिंग हो पा रही है, नहीं तो सेल अपना करंट फ्लो कराएगा। अगला क्वेश्चन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कब यूजफुल है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो या ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो या इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो दैट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि जब लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यूजफुल है। अगला सवाल, पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूजफुल है? तो अगर सीरीज लेस देन में पॉसिबल है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, यूजफुल है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूजफुल होगा? ऑब्वियसली जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। फिर अगला सवाल, पावर इन गिवन रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम इफ इट्स वैल्यू इज। तो किसी भी गिवन रेजिस्टेंस में पावर डेवलप्ड मैक्सिमम कब होगा? जब इसका वैल्यू नेट रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग सर्किट से कम हो या ग्रेटर हो या इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस ऑफ द रिमेनिंग सर्किट हो। तो आपको पता होना चाहिए कि नेट रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, तब पावर इन गिवन रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल क्या होता है? नॉन जीरो, जीरो या डिपेंडिंग ऑन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, यानी चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग, इस बात पर डिपेंड करता है। तो सीधे सीधा आंसर है जीरो। फिर अगला क्वेश्चन, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज जीरो देन करंट डिलीवरी बाय द बैटरी इज। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है तो करंट डिलीवरी जो बैटरी करेगी वो कैसी होगी? ऑब्वियसली मैक्सिमम होगी, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ही रह जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने जीरो कर दिया। दूसरा सवाल, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट आर बेस्ड ऑन। जो इंस्ट्रूमेंट हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं करंट के, वो किस पर बेस होते हैं? एसी या डीसी या बोथ या नन ऑफ दीज? तो ऑब्वियसली बोथ, क्योंकि हम कहते हैं ना एसी के केस में जो आरएमएस वैल्यू है वो डीसी करंट की उस वैल्यू के बराबर है जो सेम टाइम के लिए अगर फ्लो करे सेम रेजिस्टेंस से, तो अमाउंट ऑफ हीट डेवलप क्या होगा? सेम होगा। इस क्वेश्चन में कहा है, इफ अ हीटर बॉइल्स m kg of water in time t1, another heater boils the same amount of water in time t2, when both connected in series will boil the same amount of water in time and in parallel time, use time directly proportional to resistance। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे? आपके टाइम की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन बोल रहा है कि टाइम टेकन को आप रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल मानिए। तो जब आप दोनों हीटर को सीरीज में लगाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होता है वैसे टाइम भी ऐड हो जाएगा। और अगर आप पैरेलल में लगाएंगे तो जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू पैरेलल में होती है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, वैसे ही टाइम टेकन की वैल्यू भी हो जाएगी T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। फिर तो यहाँ आंसर सही हुआ कौन सा? बी। अगले क्वेश्चन में कहा है, दो आइडेंटिकल हीटर कॉइल हैं, टोटल हीट HS when connected in series and HP when connected in parallel। तो HP अपॉन HS हमसे पूछा है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है कि इनके रेशियो की वैल्यू क्या आएगी? 4। अगला क्वेश्चन, फॉर सेम V मोर पावर विल बी कंज्यूम्ड इन। तो हम जानते हैं कि अगर सेम V बोला है तो हमें पावर का कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है? V²/R, जो सीधे सीधे बताता है कि P प्रोपोर्शनल टू 1/R। जितना छोटा रेजिस्टेंस होगा उतना ही पावर कंज्यूम ज़्यादा होगा, यानी कि स्मॉलर रेजिस्टेंस।
अब बल्ब वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब है तो ब्राइटनेस किसके प्रोपोर्शनल होती है? या तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, या आप अपने घर में अपने चारों तरफ देख सकते हैं, क्योंकि हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बेस होती है। तो क्या ऐसा होता है कि हमारे घर में जिसकी वॉटेज सबसे कम है उसका ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होता है, और जिसकी वॉटेज सबसे ज़्यादा है उसकी ब्राइटनेस कम होती है? नहीं, हमारी जो ब्राइटनेस होती है वो पावर कंज्यूम के प्रोपोर्शनल होती है और करंट के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि बोथ ए एंड बी। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स फॉर सेम वी, तो कहाँ ज़्यादा पावर कंज्यूम होगी, स्मॉलर रेजिस्टेंस में या बिगर रेजिस्टेंस में? तो मैं आपको पहले भी ऊपर बता चुका हूँ कि पावर का कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम करने होते हैं। वी सेम बोला है तो पी प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, 1 बाय आर, यानी पावर कंज्यूम कहाँ ज़्यादा होगा, स्मॉलर रेजिस्टेंस में। फिर अगले क्वेश्चन में हमें कहा है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स में ब्राइटनेस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल होती है हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में किसके? एक तो पावर कंज्यूम बाय बल्ब के, दूसरा रेजिस्टेंस के। तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो ए हमारा पैरेलल और सीरीज दोनों कॉम्बिनेशन बल्ब में एक बात पक्की है कि ब्राइटनेस जो है वो पावर कंज्यूम बाय बल्ब के प्रोपोर्शनल है, पैरेलल के केस में वो करंट के प्रोपोर्शनल भी है, और सीरीज के केस में वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। अगला क्वेश्चन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स में कौन सा बल्ब ज़्यादा शाइन करता है, लेसर वॉटेज वाला या हायर वॉटेज वाला? तो पैरेलल में जैसा कि मैंने बताया हायर वॉटेज वाला ज़्यादा शाइन करेगा, कम वॉटेज वाला कम शाइन करेगा। सीरीज में इसका उल्टा होगा, लेसर वॉटेज वाला सबसे ज़्यादा शाइन करेगा, हायर वॉटेज वाला कम शाइन करेगा। वैसे भी अगर हमें पैरेलल का केस याद है तो हमें सीरीज के केस में ये मान के चलना चाहिए कि आंसर उल्टा ही होने वाला है। अगले क्वेश्चन में, इन शॉर्ट सर्किट करंट फ्रॉम द सेल इज फिलिंग द ब्लैंक्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज फिलिंग द ब्लैंक्स। तो शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है कि हमारे दोनों एंड्स को हम एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। उस केस में ऑब्वियसली करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आपने देखा होगा कई बार जो बैटरीज होती हैं उनको चेक भी ऐसे ही करवाते हैं कि कोई भी मेटल नाइफ ले लिया और उसको पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट किया और स्पार्क हुआ तो आपको मालूम पड़ गया कि बैटरी जो है वो चार्ज है। बट डोंट डू इट योरसेल्फ, इट्स वेरी रिस्की। नेक्स्ट, ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे, या एरिया ऑफ प्लेट्स पे? तो ऑब्वियसली नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे। एरिया ऑफ प्लेट से कोई लेना देना ईएमएफ का नहीं है। अगला क्वेश्चन, जब सेल्स को हम सीरीज में लगाते हैं तो टोटल ईएमएफ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? इक्वल टू सम ऑफ द ईएमएफ्स, ग्रेटर देन सम ऑफ ईएमएफ्स, या लेसर देन सम ऑफ ईएमएफ्स ऑफ द इंडिविजुअल सेल? तो ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू सम ऑफ द ईएमएफ्स ऑफ द इंडिविजुअल सेल, क्योंकि ईएमएफ एक वोल्टेज ही है और वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो है नहीं। तो ग्रेटर और लेस कैसे हो सकता है, तो सम ऐड ही होगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ n इंटू स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, देन I इक्वल्स टू। तो आपको पता है यहाँ पे स्मॉल r जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल है, और हमने क्योंकि सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। तो अगर सम ऑफ इंडिविजुअल मतलब सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेज ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो उस केस में आपका I क्या होगा, तो आपका I होगा E बाय आर। लेकिन आपका सेल कनेक्टेड है सीरीज में, लेकिन आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा है। उस केस में आप I का वैल्यू किससे दोगे, NE बाय आर से। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो अगर आपको याद रहेंगे, रिजल्ट याद रहेंगे, तो आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन में आपको कहा है सेल कनेक्टेड है पैरेलल में और आपका R वेरी वेरी लेस देन, तो यहाँ आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेट्स से R बाय M, जहाँ पे M नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल हैं। तो आपको कहा है कि स्मॉल r का वैल्यू बहुत कम है M इंटू आर से, तो करंट का वैल्यू आप किससे देंगे?
तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा? सीरीज के केस में अगर आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत बड़ा था तो करंट E बाय आर था, और यहाँ अगर आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ हम स्मॉल आर की बात करें, अगर ये बहुत छोटा है तो आपके I का वैल्यू क्या होगा? E बाय आर। लेकिन R कौन सा? कैपिटल R, यानी आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर आपको कहा कि ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं और स्मॉल r का वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन m इंटू आर है, तो I का वैल्यू क्या लिखेंगे? तो जैसे आपके सीरीज में हुआ था कि ये बहुत छोटा था तो I का वैल्यू आपने लिखा n E बाय आर। यहाँ पे आपका केस उल्टा हो गया, R बड़ा हो गया, I का वैल्यू, अब पैरेलल में ध्यान रहे आपको, दोनों आंसर्स में आपके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? यहाँ पे जहाँ सीरीज के केस में स्मॉल r था वहाँ यहाँ कैपिटल R है, जहाँ सीरीज के केस में यहाँ डिनोमिनेटर में कैपिटल R था, यहाँ क्या आएगा? स्मॉल r। ये एक मैंने आपको रफ तरीका बताया है टू अवॉइड द अननेसेसरी कैलकुलेशन एंड द ट्रिक टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज और द रिजल्ट्स। कि सीरीज के केस में दोनों में आपके डिनोमिनेटर में जो चीज़ें थी पैरेलल में उसके उल्टी हो जाएंगी। नाउ गो अहेड एंड सॉल्व द बिगिनर बॉक्स। आई होप दिस इज अ सफिशिएंट काइंड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यू। अगर आप बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक बायो में दिया हुआ है और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली नोटिफाई हो सकें।